तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आशु अग्रवाल और मैं आप सभी का तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस में बेहद बेहद स्वागत कर रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब सी वीडियोस को वेब सीरीज की तरह ढक 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 करके स्किप करके नहीं देख रहे होगे, बल्कि आप अच्छे से पढ़ाई भी कंप्लीट करोगे और साथ साथ में अपना रिवीजन तो बेहद जरूरी है कंप्लीट करना। ठीक है, नहीं कर रहे पढ़ाई कोई बात नहीं, जो नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन इंश्योर करो कि आप जरूर से जल्दी स्टार्ट कर ले। देखो, चैप्टर 1 का यूनिट 2 में हम लोग थे और हम लोग जानते हैं कि हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, है ना। लेकिन अब जो हमारा मेन मेन टॉपिक आई थिंक हमारा खत्म हो चुका है। अब आज का जो टॉपिक होगा वो डेडिकेटली हम लोग पूरा थ्योरी करके चैप्टर 1 का यूनिट 2 अपने खत्म कर दे रहे हैं। कल हम लोग क्लास में जो हम लोग का कल अब लेक्चर अपलोड होगा उसमें मैं आपको क्या कोशिश करूंगा, मैं आपको इलस्ट्रेशंस कंप्लीट करा दूंगा। इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कराने के बाद हम लोग चैप्टर 1 का यूनिट 3 पे जंप आउट कर जाएंगे। ओके भाई। तो चैप्टर 1 का यूनिट 2 अपने लोग क्या कर रहे थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से लास्ट क्लास हम लोग कंजर्वेटिज्म अपने सीखे थे कि भाई अकाउंटेंट जी, आपको ना कोई मतलब फ्यूचर में इनकम होने वाला, आप ये सोच के मत रिकॉर्ड कीजिए जब तक आपके हाथ में वो चीज इनकम ना हो जाए। हम लोगों ने ये सब देख लिया था, है ना। आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ चालू करते हैं। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, मैं आपको रियल लाइफ में बता दूं। आप लोग को मैं क्या बोलता हूँ, आप लोग बचपन में आप लोग 11 12 10 9 जो भी क्लास पढ़े हो, हर ट्यूशन में हम लोग का मार खाने का कारण क्या था। एक दिन होमवर्क करके जाते, एक दिन नहीं जाते, एक दिन जाते, एक दिन नहीं जाते, एक दिन जाते, एक दिन नहीं जाते। और एग्जाम के पहले दिन अपने क्या करते, एकदम बढ़िया से कॉपी किताब खोल के हम लोग एकदम पढ़ने बैठ जाते एग्जाम के 2 दिन पहले, है ना। तो वो क्या हम लोग को शो करता है ना कि हम लोग का वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं था कभी पढ़ाई के लिए। हम लोग कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। जैसे हम लोग एक अच्छा एग्जांपल दे, कौन कौन अपने घर में वादा किया है मम्मी पापा को, ये मम्मी कल तो मैं 5 बजे उठ के पढ़ाई करूंगा। पहला दिन उठ भी जाते हैं, दूसरा दिन भी उठ जाते हैं, तीसरा दिन क्या होता है मेरे भाई, हम लोग तो उठ नहीं पाते। तो वो क्या होता है ना, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होता। तो इसीलिए अकाउंटिंग का भी हमारा सबसे बड़ा एक तो प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, जो बोल लो वो है कि क्या आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है इन ऑर्डर टू अचीव कंपेरेबिलिटी। आपको क्या करना है, देखो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, साल 2022 में आप लोग क्योंकि देखो 11 12 पास हो, है ना। मैं आप लोग से उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको छोटा सा मेरे क्वेश्चन का जवाब पता होगा कि डेप्रिसिएशन के कितने, डेप्रिसिएशन जो है डेप्रिसिएशन कितने प्रोसेस से है भैया, 2 मेथड से। नहीं पता, भूल गए। हम तो याद किए थे। एक चीज किसको याद है कि भाई मेरे, कि डिप्रिसिएशन करने का 2 तरीका है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक डब्ल्यू मेथड। डिप्रिसिएशन करने का कितना तरीका है, 2 तरीका है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यू मेथड। सबको याद है, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई ये बताओ, साल 2022 में आपने क्या किया, आपने तो स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन ले लिया। साल 2024 में आप डायरेक्ट जंप कर जा रहे हो डब्ल्यू पे। फिर साल 2025 आता है, फिर आप स्ट्रेट लाइन मेथड में आ जाते हो। फिर साल 2026 आ जाता है, आप डब्ल्यू मेथड से आ जाते हो। इज दिस करेक्ट, क्या ये सही प्रोसेस है। मैं तो बोलूंगा भाई मेरे ये सही प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख पा रहे हो। आप कभी यहाँ पर जा रहे हो, कभी यहाँ जा रहे हो, कभी यहाँ जा रहे हो, कभी यहाँ जा रहे हो। इससे हमारा क्या होता है ना, इससे हमारा कंपेरेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाता। आप आज अपना एक अकाउंट्स को दूसरे अकाउंट के साथ आप क्या कंपेयर कर पाओगे, नहीं भैया, हम लोग तो कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि आप तो कंसिस्टेंट ही नहीं हो, है ना। आप तो कभी स्ट्रेट लाइन मेथड जा रहे हो, कभी डब्ल्यू जा रहे हो, कभी स्ट्रेट लाइन जा रहे हो, कभी डब्ल्यू जा रहे हो। एटलीस्ट अगर आपको कोई के साथ कंपेयर करना है तो आपको खुद तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना होगा ना। समझ रहे हो। जैसे मान लो मैं प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे, कभी पढ़ रहे हो कभी नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं आपका तुलना एक टॉपर के साथ कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना। तो हम लोग को अपने जीवन में भी क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए। उसी तरह अकाउंट्स का भी ये हमारा एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत जरूरी हो जाता है। वही बोला इन ऑर्डर टू अचीव कंपेरेबिलिटी। हम लोग ये पढ़ क्या है यूनिट 1 में भी, कि अकाउंट्स को कंपेयर करना कितना जरूरी होता है। कंपेयर करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी आर फॉलोड कंसिस्टेंटली। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो ना, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। कभी आप ये पॉलिसी पे जा रहे हो, कभी ये पॉलिसी पे जा रहे हो, कभी ये पॉलिसी पे जा रहे हो, कभी ये पॉलिसी पे जा रहे हो। दिस इज नॉट करेक्ट मेरे भाई। ठीक है। हाँ? बोला चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज मेड ओनली इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। हो सकता है कि कभी आपको स्ट्रेट लाइन से डब्ल्यू में जाना पड़े, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, हो सकता है। लेकिन आप अपने
लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि आप अकाउंटिंग में कंसिस्टेंट मेंटेन करो। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट ही मेंटेन नहीं करोगे तो आपके इंटरप्राइज का जो भी अकाउंट्स बनेगा, यूजर्स आपके उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी होती है। भैया क्या हम लोग जो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किए हैं, क्या हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं? कीजिए ना। बोला तो मैंने, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, बहुत जरूरत हो तभी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आपके यूजर्स लोग को दिक्कत होगी, यूजर्स लोग को दिक्कत होगी तो अल्टीमेटली आपका एंटरप्राइज का नाम डूबेगा। The concept of consistent is applied particularly when alternative method of accounting are equally acceptable. जैसे एग्जांपल देखो क्या बोला, कंपनी में अडॉप्ट एनी ऑफ सेवरल मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। हाँ, कंपनी कोई भी मेथड ले सकता है, आप डब्ल्यूडीवी में जाओ या स्ट्रेट लाइन मेथड में जाओ, लेकिन आप जो भी आप वो ले रहे हो, मतलब मेथड ले रहे हो, उसमें आप कंसिस्टेंटली मेंटेन करो। आप एक साल एसएलएम है, 6 साल डब्ल्यूडीवी, ऐसे तो नहीं चलेगा ना मेरे भाई। क्या बोलता है, लाइकवाइज देयर आर मेनी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जो 11 12 पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए हैं, कोई बात नहीं, हमारा तो इन्वेंट्री का एक पूरा चैप्टर है। हम लोग जब इन्वेंट्री वाले चैप्टर में जाएंगे, आपको मैं वहां सिखाऊंगा कि इन्वेंट्री को भी वैल्यू करने का कितना सारा मेथड्स होता है मेरे भाई। बट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, इट इज एडवाइजेबल दैट कंपनी शुड फॉलो कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। चलो आगे का बात, हम लोग ये ज्ञानबाजी समझे। However, in some cases there is no inconsistency, they may seem to be inconsistent apparently, it is, ठीक है, ये छोड़ो। आगे इधर आओ। An enterprise should change its accounting policy if any of the circumstance only। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका दे सकता है कि एक इंटरप्राइज कब कब आपका अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकता है। अभी अपने लोग क्या समझे मेरे भाई, कि हमारा जो इंटरप्राइज है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप अडॉप्ट करे हुए, आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। एक साल आप ये पॉलिसी ले रहे हो, एक साल आप ये पॉलिसी ले रहे हो, ऐसे अपने को नहीं करना। आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप सिलेक्ट कर रहे हो, आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। लेकिन क्या बोल रहा है कि हमारा जो इंटरप्राइज है, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी को कभी चेंज नहीं कर सकता? मैं बोला चेंज कर सकता है। चेंज कर सकता है कब? जब जब आप चेंज करे हो इन अकॉर्डिंग्स विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप जब सीए इंटर में आओगे, आपके सीए इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने को मिलेगा। और आपके जब सीए फाइनल्स लेवल में आप मेरे भाई पहुंच जाओगे, तो आपको इंड एस पढ़ने को मिलेगा। तो क्या बोल रहा है, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अकाउंटिंग कर रहे हो सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ रहा है। नहीं समझे? जैसे मान लो आपको दो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी। आप तो हर बार स्ट्रेट लाइन मेथड से ही करते आ रहे हो, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए आपको डब्ल्यूडीवी में जंप करना पड़ रहा है। तो क्या हम लोग कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो इन अकॉर्डिंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए आपको अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ रहा है। देन गो अहेड भाई, आप चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ। कोई का हम लॉ कौन सा है हमारा, जैसे मान लो एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में हो सकता है कि कोई प्रोविजन लिखा हो, वो प्रोविजन को फॉलो करने के लिए आपको अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ रहा है। तो क्या हम लोग कर सकते हैं? वेरी गुड भाई, कर सकते हैं। ठीक है। फिर बोले हम लोग ना एक और केस में हम लोग चेंज कर सकते हैं, जब इट इज फेल्ड, जब हम लोग को ये फील होगा कि नया मेथड में जाने से हमारा ट्रू एंड फेयर पिक्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मैं क्या बोल पा रहा हूँ, आप पहले एसएलएम फॉलो करते थे, लेकिन अब तो आप डब्ल्यूडीवी में जा रहे हो मेरे भाई। आपको क्या लगता है कि डब्ल्यूडीवी में जाने से मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से और बेटर प्रिपेयर होगा और पहले से ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, देन आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। समझ आ गया? फिर से मैं बोलूँ, मैंने क्या बोला कि आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे बहुत जगह अकाउंटिंग में हम लोग अपने को क्या मिलेगा ना देखने में, कि दो दो मेथड दिया हुआ है। जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को किस में वैल्यूएशन करें, डिप्रिसिएशन का मेथड क्या है, एक चीज को अब इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, आप कैसे वैल्यू करोगे, है ना। तो मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना। आप कोई भी आप मेथड से जाओ, आप उसको कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर आप मेंटेन करके चलो। क्योंकि देखो अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं फॉलो करोगे ना, तो एट द एंड क्या हुआ, कंपेयर करने में अपने को बहुत दिक्कत आ जाएगा। ये अपने लोग समझे। फिर मैंने क्या बोला आपको कि आप अपना अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार जो एक्सेप्ट कर लिए, अडॉप्ट कर लिए, आप उसको चेंज मत कीजिए, आप कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। तो मेरे भैया क्या हम लोग कभी चेंज नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। जब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप कोई चीज चेंज करना चाह रहे हो, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई बात करने को बोला गया है, तो आपको तो वो बात करना पड़ेगा। तो आप चेंज करना चाह रहे हो,
फिर क्या बोला दूसरा बात, टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, जैसे मान लीजिए कंपनीज एक्ट में कुछ बोल करने के लिए बोला गया है, तो कंपनीज एक्ट का आपको फॉलो नहीं करना, करना तो पड़ेगा। तीसरा क्या बोला कि चेंज करने से आपको ये लगता है कि मेरा अकाउंटिंग जो है पहले से ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्प्ले देगा, तो क्या अपने लोग नहीं करेंगे, करेंगे चेंज। ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मेरे भाई मटेरियलिटी। देखो मटेरियलिटी एकदम शॉर्ट में अगर मैं आपको वर्ड बता दूं, मटेरियलिटी एकदम शॉर्ट में ये मतलब हो जाता है कि भाई आपसे कोई भी जरूरी चीजें छूटे ना। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे क्या कोई मतलब रॉकेट साइंस को ही डेफिनेशन आपको दिखने नहीं मिलेगा कि मटेरियलिटी क्या चीज है क्या नहीं है। ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मेरे लिए 100 रुपया का आइटम भी मटेरियल है, लेकिन हो सकता है आपके लिए हजार हजार 10 10 लाख रुपया का आइटम भी मटेरियल ना हो। तो क्या बोला, पर्सन टू पर्सन अपना अपना व्यूज है कि भाई मेरे कौन सा आइटम हमारे लिए मटेरियल है कौन सा नहीं है। ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, मटेरियल एक्चुअली मटेरियलिटी मतलब क्या होता है कि आप जो भी अकाउंटिंग में आप कर रहे हो, वो जरूरी बात है कोई चीज छूट ना जाए। तो इसलिए आप क्या करो, आप पूरा डिस्क्लोजर दे दो। ठीक है। अब वो जरूरी बातें कौन सी हो सकती है, भाई मेरे वो जरूरी बातें जो एक यूजर को डिसीजन लेने में हेल्प करे, डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस करे, वो सारी जरूरी बातें छूट ना जाए, जिससे एक यूजर अपना डिसीजन रैशनल जजमेंट डिसीजन लेता है ना, वो सारी जरूरी बातें छूट ना जाए, वो चीज होता है मटेरियलिटी। थोड़ा मटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट अदर concept to be ignored if the effect is not considered material. Principle is an exception to full disclosure. बोला अकॉर्डिंग टू मेटेरियलिटी प्रिंसिपल, ऑल आइटम हैविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट, ये लाइन से इंपॉर्टेंट मार्क करना, of the business should be disclosed in the financial statement, and any insignificant item which only increase the work of the accountant but will not be relevant to the user need not be disclosed in the financial statement। भैया 4 लाइन तो इंग्लिश बोल दिया, आप शॉर्ट में मतलब बताइए। ये 4 लाइन इंग्लिश में मेरे भाई ये बात खाली बोल रहा है कि मटेरियलिटी का हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बात है कि यूजर को डिसीजन लेने में हेल्प करे, आप वो चीज को डिस्क्लोजर दो। लेकिन बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस खाली आप अपना अकाउंटेंट का वर्क मतलब वो कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, वो सब आपको डिस्क्लोजर नहीं देना। जैसे आपका 1000 करोड़ का कंपनी है, 1000 करोड़ टर्नओवर का कंपनी है, समझ रहे हो, 1000 करोड़ टर्नओवर, टर्नओवर मैं जब बोलता हूँ इसका मतलब मैं सेल्स बोलता हूँ। 1000 करोड़ टर्नओवर का कंपनी है, आपने 500 करोड़ का मशीनरी खरीदा, क्या लगता है ये आपके लिए मेटेरियलिटी है कि नहीं? हाँ भैया मेटेरियलिटी तो है। 1000 करोड़ का कंपनी है, मैंने 500 करोड़ का मशीनरी खरीदा, मतलब ये मशीनरी परचेज से हमारे यूजर्स कुछ तो डिसीजन ले पाएंगे ना कि हाँ हमारे कंपनी में एसेट है कि नहीं है, कि डेटर है कि क्या है, जो भी है, बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल पोजीशन है, तो ये चीज अपने को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताओ, 1000 करोड़ का कंपनी है और आपने 50 50 रुपए का 10 ठो कैलकुलेटर खरीदा। 1000 करोड़ का कंपनी और आपने 50 50 रुपए का 10 ठो कैलकुलेटर खरीदा, तो क्या हमें ये चीज डिस्क्लोज करने की जरूरत है? नहीं भाई, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कहाँ 1000 करोड़ की कंपनी, कहाँ 50 रुपए के, क्या 1000 करोड़ की कंपनी पे 50 रुपए का कैलकुलेटर खरीदा, कितना खरीदा, हमारे यूजर्स को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना मेरे भाई। थोड़ा द टर्म मेटेरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म, इट इज ऑन द जजमेंट, कॉमन सेंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकाउंटेंट। हाँ मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो मटेरियलिटी है वो कोई मतलब रॉकेट साइंस है, आपको कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है, पर्सन टू पर्सन उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका जजमेंट है अपना। फॉर एग्जाम्पल, परचेज स्टिल shows an expense of that year because of the materiality concept. Similarly, depreciation on a small item like book, calculator, etc. is taken in 100% in the year of purchase। मतलब बोल रहा आप लोग जो स्मॉल आइटम खरीद रहे हो, बुक्स कैलकुलेटर, आप उसमें 100% ही डिप्रिसिएशन मान लेते हो। क्यों? हम लोग उसको एसेट करके ईयर बाई ईयर्स नहीं दिखाए। भाई मेरे क्या फर्क पड़ेगा, इतना बड़ा कंपनी है, 100 रुपया का बुक, 100 रुपया का कैलकुलेटर, अब 100 रुपया में से 20 20 रुपया का आप डिप्रिसिएशन मारोगे, 80 रुपया का आप कैलकुलेटर अपने बैलेंस शीट में शो करोगे, यूजर्स लोग क्या कोई डिसीजन ले पाएंगे? नहीं। जबरदस्ती हमारे अकाउंटेंट जी का वर्क आप इंक्रीज होगा, इससे बढ़िया उसको पूरा खर्च कर लो, है ना। थोड़ा द मटेरियलिटी डिपेंड नॉट ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ द आइटम बट ऑल्सो द साइज ऑफ द बिजनेस। हाँ, अलग अलग साइज, अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग मटेरियलिटी लेवल है। ठीक है। What is important is that omission of any information should not impair the decision making। वो क्या important हमारे लिए रखता है
कि कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो छूट गया हो, उससे हमारे मतलब यूजर्स को डिसीजन मेकिंग लेने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो आप मटेरियलिटी लेवल अपना सेट कीजिए और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप छोड़िए मत। ठीक है, बस ये इतना बोलना चाह रहा है, बेसिक डिटेल में मत जाओ मेरे भाई। ज्यादा डिटेल में जाओगे सिलेबस कंप्लीट करने में 4 महीना लग जाएगा। 4 महीना तो लगेगा ही ऐसे भी भैया। अब हम अपना नेक्स्ट क्या करने जाएंगे मेरे भाई, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ये तो अपने पढ़ के आए थे ना, एजम्पशन मतलब आप समझ रहे हो मेरे भाई। क्या बोल रहा है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। एजम्पशन मतलब क्या होता है, देखो एजम्पशन मतलब होता है कि कुछ चीजें हम लोग लाइफ में क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करके चल रहे होते हैं कि हाँ ऐसा तो होना ही है, ये तो होगा ही, ये नहीं होगा तो कैसा होगा। कुछ चीजें अपने लाइफ में क्या करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। तो बोला 3 ठो अकाउंटिंग का एजम्पशन होता है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। और अपने तीनों चीज अच्छे से पढ़ चुके हैं। पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, देखते हैं। गोइंग कंसर्न पढ़े थे क्या, कंसिस्टेंसी पढ़े थे क्या, एक्रूअल अपने पढ़े थे क्या मेरे भाई। यही तो भाई मैंने एक्रूअल, यही तो एक्रूअल मींस रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू व्हेन दे आर अर्न, सब तो पढ़ लिए। परसेंटाइल बेसिस में, परसेंटाइल बेसिस। देखो बोर्ड है 300 अपना अकाउंटिंग का एजम्पशन है, गोइंग कंसर्न। मतलब देखो जब अपने बात करते हैं एजम्पशन का, एजम्पशन का मतलब कि ये एज्यूम किया जाता है, कोई आपको बोलने नहीं आएगा, कोई बताने नहीं आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एजम्पशन का मतलब क्या है कि ये चीज एज्यूम किया गया है, कोई आपको बार बार बताने नहीं आएगा। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो और नीचे नहीं लिखा हुआ है कि मेरी कंपनी सामने साल बंद हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कंपनी सालों साल चलेगा अभी, आपका कंपनी गोइंग कंसर्न है। अगर आपका कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा, देन आप डिस्क्लोज करो कि सामने साल मेरा कंपनी लिक्विडेट होने वाला है, बंद होने वाला है। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, हम तो यही सोचेंगे कि आप एकदम कंसिस्टेंट हो। आप जो डेप्रिसिएशन क्लेम किए हो कंसिस्टेंटली आप फॉलो कर रहे हो। पिछले साल भी आपने वही डेप्रिसिएशन का मेथड है यूज किया था, इस साल भी आप वही कर रहे हो। हाँ अगर ऐसा है कि पिछले साल आप एसएलएम में थे, इस साल आप डब्ल्यूडीवी में आए हो, तो आपको बताना होगा। आप एक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब क्या, कि आप मर्चेंटाइल बेसिस फॉलो कर रहे हो, ना कि कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो। हाँ अगर आप पिछले साल मर्चेंटाइल बेसिस किए थे, अचानक आप कैश बेसिस में शिफ्ट हो गए, ऐसा कैश बेसिस अलाउ नहीं है। हालांकि एग्जाम्पल के लिए दिन आपको डिस्क्लोजर देना होगा। तो एजम्पशन का हमारा मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, आपके यूजर्स लोग ये 3 बातें एज्यूम करके चलेंगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 3 क्वालिटी तो है ही। आपका आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यूजर्स लोग ये 3 मतलब ये 3 चीजें जो हैं, इसको आपको अलग से कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। एज अ यूजर हम लोग को ये समझ आ जाएगा देखते ही कि हाँ आपका कंपनी तो अभी गोइंग कंसर्न ही है, मतलब अभी चलेगा सालों साल। आप जो भी अकाउंटिंग मेथड अडॉप्ट किए हो वो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो। तीसरा चीज, आपने अक्रूवल बेसिस में अकाउंटिंग फॉलो किया, इसका मतलब आप कैश बेसिस पे नहीं हो। आपको नहीं फर्क पड़ता कैश कब मिले नहीं मिले, आप तो मर्चेंटाइल बेसिस में आप अपना इनकम रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर लेते हो, भले वो कैश से पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ ठीक है। If nothing has been written about the financial accounting assumption in the financial statement, then it is assumed that they have already been followed in the preparation of financial statement. और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 तो क्वालिटीज हैं ही। मैंने क्या बोला, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेटा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो एज अ यूजर मैं तो ये एज्यूम करूंगा ना कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 3 क्वालिटी है, मतलब आप गोइंग कंसर्न हो अभी, आप एक्रूअल बेसिस से ही फॉलो करते हो, और आप जो भी मेथड से अकाउंटिंग कर रहे हो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो। हाउएवर अगर कोई भी ये 3 में से क्वालिटी अकाउंटिंग एजम्पशन जो है इज नॉट फॉलोड, देन आपको डिस्क्लोजर देना होगा। ये 3 में से हो सकता है आप कोई भी एक चीज आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप गोइंग कंसर्न नहीं हो, आप डिस्क्लोजर दे दो। हो सकता है आप कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, आप डिस्क्लोजर दे दो। हो सकता है कि आप एक्रूअल बेसिस नहीं फॉलो कर रहे हो, आप डिस्क्लोजर दे दो। अगर ये तीनों में से आप कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिए, देन भाई हम तो यही एज्यूम करेंगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीनों अकाउंटिंग एजम्पशन है। लेकिन अगर आपने कोई डिस्क्लोजर दिया है, सिंपल सी बात, आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया, हम तो एज्यूम करेंगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीनों है, मतलब आप गोइंग कंसर्न हो, एक्रूअल बेसिस से चल रहे हो, कंसिस्टेंट हो। हाँ अगर तीनों में से आपको लगता है कि कोई भी एक चीज मेरा फॉलो नहीं हो रहा है, देन वो चीज आप डिस्क्लोजर देके बता दो कि हाँ भाई मैं ये फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है।
देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको अभी तक शुरू से बताया कि दो चीज याद रखो, बैलेंस शीट, पीएल। और डिटेल में बता दे रहा हूँ, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है। बस ये तीन चीज याद रखना, ज्यादा कुछ डिटेल में मत जाओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको सीए इंटर में पढ़ने को मिलेगा मेरे भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं मेरे भाई, देखो ज्यादा टाइम उसके फायदा। अब बोला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आप बस मतलब समझ के बोला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब बोला वो इन्फॉर्मेशन होता है जो जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है, जो कि यूजर्स लोग के लिए बहुत यूजफुल रहता है मेरे भाई। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ कुछ जरूरी बात है जो आपके यूजर्स लोग के लिए बहुत यूजफुल रहती है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो जरूरी बात है जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए और जो हमारे यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, पहला अंडरस्टैंडेबिलिटी। बोल रहे हैं आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो आपके यूजर्स को तो समझ आए। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा बना रहे हो जो किसी को नहीं समझ आ रहा है। An essential quality of the information provided in the financial statement is must be readily be understandable by the user। वर्ड में प्रकाश डालिए। और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि एकदम बढ़िया से यूजर्स लोग को समझ में आ जाए। फॉर दिस पर्पस, अब भैया हम ये मानेंगे कि अब हमारा, मुझे कैसे पता कि मेरा यूजर पढ़ा लिखा है कि नहीं। तो देखो भाई बात पढ़े लिखे की नहीं है। जब हम ये बात बोल रहे हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा बनाओ कि यूजर्स को समझ आ जाए, तो भैया मेरे तो 1 लाख यूजर है, मैं कैसे ऐसा बनाऊं कि 1 लाख यूजर्स को समझ आ जाए। तो भाई मैं, आपने तो सबका ठेका लेके नहीं रखा। यहाँ यूजर्स कहने का मतलब है वो यूजर्स जो सफिशियंट नॉलेज रखते हैं अकाउंटिंग के बैकग्राउंड का, उनको समझ आ जा रहा है ना, मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल है, हम ये बोलते हैं। फॉर दिस पर्पज इट इज एज्यूम दैट यूजर्स हैव रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अकाउंटिंग। समझ आया मेरी बात? फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको क्या बोला, अकाउंटेंट जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा प्रिपेयर करो कि आपके यूजर्स को तो समझ आए। अगर आपको यूजर्स को ही नहीं समझ आएगा तो कैसे डिसीजन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या बोला, भैया मेरे तो 1 लाख यूजर्स हैं, मैं कैसे, मैंने क्या 1 लाख यूजर्स का ठेका थोड़ी लेके रखा है, जिम्मेदारी थोड़ी लेके रखा है कि 1 लाख यूजर्स को समझ आ जाए। तो मैंने क्या बोला, देखो 1 लाख का तो गारंटी नहीं है, लेकिन आप उस यूजर्स को तो समझा सकते हो ना जो अकाउंटिंग का नॉलेज रखते हैं। नहीं समझे? आप वो यूजर्स को तो समझा दो जो बेसिक बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज रखते हैं, है ना। जब मैं बात करता हूँ यूजर्स का, तो आप वो यूजर्स को समझा दो जो अकाउंटिंग का नॉलेज रखते हैं। अगर उन यूजर्स को समझ आ रहा है जो अकाउंटिंग का नॉलेज रखते हैं, इसका मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबिलिटी है। लेकिन अगर आपके उन्हीं यूजर्स को नहीं समझ आ रहा जिनको अकाउंटिंग का नॉलेज भी है, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसे हो सकता है। अच्छा जिनको नॉलेज नहीं है भैया, जिनको नॉलेज नहीं है उनका तो बात पिक्चर में आया ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनको अकाउंटिंग का नॉलेज है उनको समझ आ रहा है ना, बस बात खत्म। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबिलिटी है। ठीक है। रेलिवेंस, देखो रेलिवेंस का मतलब क्या बोलते हैं ना कि आप जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल रहे हो वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दो, जबरदस्ती का इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन मत दो। यहाँ रेलिवेंस कहने का मतलब है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दो, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जबरदस्ती का मत दो। टू बी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द डिसीजन मेकिंग नीड ऑफ यूजर। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालिए ताकि यूजर्स लोग और अपना डिसीजन ले पाए। ठीक है। अब बोले कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग रेलिवेंस कब बोलेंगे। आप बोलोगे भैया मेरे लिए तो सारा ही इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है। तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई हम वो इंफॉर्मेशन को रेलिवेंट बोलेंगे जिस इंफॉर्मेशन से हमारे यूजर्स, हम लोग ना यूजर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो कुछ इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए, जिससे वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट को पूरा कंफर्म कंपेयर कर पाए। मतलब मैंने क्या बोला, अकाउंटेंट जी आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डालिए। तो आप बोले भाई रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, कि मुझे तो सभी रेलिवेंट लग रहा है। मैंने बोला आप, रेलिवेंट का मतलब वो इंफॉर्मेशन जिससे आपके यूजर्स लोग इन्फ्लुएंस होकर कुछ इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए कि उन्हें आपके साथ बिजनेस करना है कि नहीं करना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उसको एकदम क्लैरिटी आ जाए। आप इतना रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। मान लीजिए एक बैंक है, एक बैंक को आपको लोन देना है, मतलब आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या होगा। जैसे पास्ट में आपने कितना लोन लिया था, कितना रीपे किया,
है ना। तो सारा मतलब रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देख के तभी तो बैंक एक डिसीजन में आएगा ना कि वो आपको लोन दे कि नहीं ना दे। आप बैंक को इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब। तीसरा हमारा बेटा रिलायबिलिटी। बोला टू बी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। Information has the quality of reliability when it is free from material error and bias। तो बोल रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब अपना अपना जजमेंट मत दुखाओ, पर्सनल जजमेंट मत दुखाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम बेटा अपना पर्सनल जजमेंट मत दिखाओ, फ्री फ्रॉम बायस। अपना सेल्फ इंटरेस्ट मत डालो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर एंड बायस कैन बी डिपेंडेंट अपॉन बाय यूजर्स टू रिप्रेजेंट फेथफुली। बस आप याद रखो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसा क्वालिटी होना चाहिए मेरे भाई, रिलायबिलिटी होना चाहिए। आप उसमें अपना पर्सनल जजमेंट मत ढुकाइए, अपना बायस मत ढुकाइए, अपना सेल्फ इंटरेस्ट मत ढुकाइए। तो क्या बोला, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो इन्फॉर्मेशन जिससे यूजर्स लोग को डिसीजन लेते हैं ना। आपके सबसे पहला बात तो आपको फाइनेंशियल स्टेट में अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए। भैया जब बात करें अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब कि लोगों को समझ आना चाहिए, लोगों ने यूजर्स को समझ आना चाहिए। अब भैया मेरे सारे यूजर्स को समझ आए जरूरी है ना, ना बेटा ये तो जरूरी नहीं है। यूजर्स मतलब उन यूजर जिनको थोड़ा बहुत बेसिक अकाउंटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नॉलेज हो, तो उनको समझ आ जा रहा है ना, मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंडरस्टैंडेबिलिटी है। भैया रिलीवेंस, रिलीवेंस मतलब आप सारा रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन डालो ना मेरे भाई। इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन क्यों डाले हो। अब भैया कौन सा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट है नहीं है, हम कैसे पता करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब वो इन्फॉर्मेशन जिस इन्फॉर्मेशन से हमारे यूजर्स कुछ इकोनॉमिक डिसीजन ले पाते हैं, और वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको कंपेयर करके मतलब एक डिसीजन तक पहुंचते हैं कि उसको आपके साथ बिजनेस करना है कि नहीं करना है। तीसरा हमने क्या पढ़ा भाई, रिलायबिलिटी। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बायसनेस नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ये चलो कैलकुलेटर तो 10 रुपए का मैं नहीं डालूंगा, चलो कैलकुलेटर तो 100 रुपया का 110 रुपया डालता हूँ, नहीं बायस नहीं होना चाहिए। आपका रिलायबल होना चाहिए फाइनेंशियल। ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ लिए भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी होना चाहिए भाई। कंपेयर अगर नहीं करोगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा बिजनेस दूसरे के साथ है कि नहीं। और ये कंपेरेबिलिटी के ही चलते तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब बैलेंस कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 सेम फॉर्मेट कितना चीज दिया गया है ताकि आप कंपेयर करने में आपको ईजी रहे, ठीक है। थोड़ा फोर द फोर प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आर अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। बोला चार है और भी आगे है, ये चार मेन है। मटेरियलिटी। अच्छा मटेरियलिटी मैंने आपको नहीं बताया क्या, मटेरियलिटी मैंने आपको नहीं बताया क्या, वही तो मटेरियलिटी बताया ना, तो यहाँ से मत पढ़ना। और मटेरियलिटी मतलब कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात आ जाना चाहिए, है ना। मतलब क्या चीज मटेरियल है नहीं है भैया, वो तो पर्सन टू पर्सन हमारे डिपेंड करते हैं। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन जस्ट अब रीड करना है मेरे भाई। बोला टू बी रिलायबल इंफॉर्मेशन मस्ट रिप्रेजेंट फेथफुली द ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ठीक है भाई। सब्सटेंस ओवर फॉर्म करो मेरे भाई। If information is to represent faithfully the transaction and other event it purports to represent, it is necessary that they are accounted for and prepared in accordance with their substance and economic reality and not merely with legal form. The substance of transaction or other event is not always consistent with that which is apparent from their legal converted. For example, where right and beneficial interest in and are transferred, but the documentation and legal are pending, the record of acquisition disposal word in substance represent the matter. छोड़ो काटो, मतलब चलो न्यूट्रलिटी में आओ मेरे भाई। बोला टू बी रिलायबल द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम बायस। न्यूट्रलिटी का भी मतलब ये हो गया, न्यूट्रलिटी बोलो रिलायबिलिटी बोलो, बात एक ही है, वर्ड भी शुरू किया टू बी रिलायबल। ज्यादा रिलायबल रखने के लिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भाई कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, उसमें अपना पर्सनल जजमेंट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। फिर क्या बोला, प्रूडेंस। प्रूडेंस हम लोग पढ़े थे, हाँ प्रूडेंस पढ़े थे ना, भूल गए। प्रूडेंस में अपने क्या पढ़े थे मेरे भाई बताओ, तो भूल क्यों जाते हो, रिवीजन नहीं करते ना इसीलिए। प्रूडेंस पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पता नहीं कहाँ चला गया। पढ़े तो थे लेकिन
तो क्या बोला, द प्रिपेयरर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है भाई मेरे भाई प्रिपेयर कर रहे हैं, have to contend with the uncertainties that inevitably surround many events and circumstances, such as collectively receivable, the probable useful life, and the warranty claim that may occur. Such uncertainty are recognized by the disclosure of their nature and ठीक है। तो प्रूडेंस मतलब एक तरीके से यही हो गया कि आपको मतलब फ्यूचर में आपके बिजनेस में जो जो चल रहा है, फ्यूचर में आपको रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका प्लांट का यूजफुल लाइफ और कितना दिन है, सामने साल मेरा प्लांट खराब तो नहीं हो जाएगा, आपको हर चीज के लिए क्या करना है, प्रूडेंस रहना है, एक एंटीसिपेट करके चलना है। ये बात बताना चाह रहा है ना। बोला प्रूडेंस इज द इंक्लूजन ऑफ डिग्री ऑफ क्वेश्चन। प्रूडेंस मतलब डिग्री ऑफ क्वेश्चन, आप एक लेवल आगे, आप एक चौकन्ना होके चलिए। इन द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट नीडेड इन मेकिंग द एस्टिमेट। जब भी आप कोई एस्टिमेट बना रहे हैं, आप एक लेवल चौकन्ना होके चलिए कि हाँ भाई अगर वो ऐसा हुआ तो मैं आज से कुछ रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। जैसे आप सेल करते हो, तो सेल करने के बाद हम लोग डेटर उधारी में सेल कर देते हैं डेटर लोग को। अब आप एक लेवल चौकन्ना होकर चलिए ना कि भाई इतने डेटर में से मेरे 2% डेटर तो फेल ही करेंगे, जिसके लिए हम लोग पीवीडीटी वगैरह बना के रखते हैं, है ना। However, the exercise of prudence does not allow, for example, creation of hidden, ठीक है। ये तो देखो नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना है। कंप्लीट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए भाई, कंप्लीट होना चाहिए, कुछ भी छूटना चाहिए क्या, नहीं छूटना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जस्ट आप एडिट कर लेना, देखो समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मेरे को समझाना था हम लोगों ने बहुत डिटेल में आगे पढ़ चुका था, है ना। पढ़ा था कि नहीं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो भैया मैंने बहुत ही पढ़ लिया था। अब देखो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा, देखो चैप्टर 1 का यूनिट 2 जो है, आपको जो मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ आप बस बेफिक्र रखे, आप खाली उतना ही पढ़ लीजिए, और जो मैं आपको बेसिक डिटेल में नहीं पढ़ाया आप उसको एक बार जस्ट रीड कर लीजिए। कुछ भी दिक्कत आए तो यार मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और एक तो खाली मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि देखो आपके, क्योंकि चैप्टर तो अपने कंप्लीट कर चुके हैं, आपका बस होमवर्क ये है कि आप ये जो एक्सरसाइज है एक बार आप घर में जरूर कीजिए। घर में अगर होगा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं हुआ तो अगले दिन मैं आपको करा दूंगा पूरा मतलब समझा के। तो जस्ट ये छोटा सा होमवर्क है, घर में आप करने का ट्राई कीजिए। आज का क्लास देखो बहुत छोटा हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि आज मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है क्लास कराने का। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक बचा, आज आपको यूनिट 2 कंप्लीट करा दूँ। अब हमारा कल से यूनिट 3 चालू हो जाएगा। कल ही मैं आपके लिए कौन सा यूनिट 3 का लेक्चर अपलोड करूंगा, और हम कोशिश करेंगे एक ही क्लास में हम लोग अपना ये पूरा जो अपना मतलब थ्योरेटिकली अपना जो क्वेश्चन बचा है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन अपने ये सब सॉल्व कर लेंगे। करने के बाद यूनिट चैप्टर 1 का यूनिट 3 अपने कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीक प्रोबेबली से अपने, मेरे को ये एस्टिमेट हो रहा है कि भाई हम लोग अपना जनरल लेजर वाला चैप्टर शुरू कर देंगे। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री श्याम, गुड आफ्टरनून, जो भी आप टाइम में देख रहे हो। लेकिन भाई मेरे पढ़ाई जरूर करो, मेरा आपसे निवेदन है। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, 8585816866 आंसू अग्रवाल को जरूर आप कॉल करें। मैं आपके लिए एनी टाइम रात को 3 बजे कॉल करूँ तो मैं आपके 3 बजे कॉल उठाऊंगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। थैंक यू मेरे भाई। देखो थोड़ी पढ़ रहे हैं, थोड़ा तो बोरिंग लगेगा, मुझे भी लगता है, लेकिन क्या है अपने को समझने के लिए करना तो पड़ेगा मेरे को। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री श्याम।